हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेज में। और मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और मैं आप लोगों के सामने आज क्लास 12 की वहीं चैप्टर 4 को कंटिन्यू करने वाला हूं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आज अंतिम है, पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हमने बता रखा है। चूँकि चैप्टर बड़ा है इसलिए इसको मैं पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया हूँ ताकि आपको समझने में और पढ़ने में अच्छा लगे। देखिए, कल हमने रूस के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताए थे। और अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो पहला का वीडियो देखिए, उसके बाद लिंक करके सारा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। रूस की आर्थिक विशेषताएं। कहा जाता है कि आकार के मामले में भले ही रूस एक बड़ा देश है, पर आर्थिक विकास के मामले में रूस उन्नत नहीं है। मीन्स जीडीपी के अनुसार रूस का है 11वां स्थान और रूस के पास भरपूर मात्रा में खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और गैस के भंडार है। इन संसाधनों की वजह से ही रूस विश्व में एक मजबूत देश के रूप में स्थापित है। पर अगर आर्थिक रूप से अमेरिका से तुलना की जाए तो रूस काफ़ी पीछे रह जाता है। इसीलिए महाशक्ति के रूप में ये दोनों देश सामने आए थे, जिनमें से रूस बहुत ही अमेरिका बहुत ही आगे निकल गया था। अब देखिए, रूस की सैन्य विशेषताएं क्या है। हथियारों के मामले में रूस विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। आज भी भारत जो हथियार जो आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो रशिया से ही करते हैं। यहाँ पर परमाणु हथियार उन्नत है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य है, मतलब P5 परमानेंट कंट्री में से ये भी एक हैं। सैन्य क्षमता के मामले में विश्व में रूस का दूसरा स्थान भी है और सैन्य क्षेत्र में रूस अमेरिका को बराबरी की टक्कर भी देता है। तो ये है आपका रूस की सेना का विशेषताएं हैं। आगे देखिए, रूस और भारत के संबंध क्या क्या है। भारत तथा साम्यवादी देशों के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया है, आज भी कर रहा है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश ही लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ था। चूँकि भारत जो है रूसी हथियारों का खरीदार है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि भारत सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हथियारों का रशिया से ही करता है। भारत में रूस से ही तेल का आयात होता है, पाम ऑयल का, और वैज्ञानिक योजनाओं में रूस की मदद काफ़ी मिलती है। और कश्मीर मुद्दे पर रूस का भारत को समर्थन भी प्राप्त है। अब देखिए, जापान एक बहुत ही अहम कंट्री है। आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्रों में शामिल था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट बन गया था, मैं आपको पहले ही बता रखा है। एक है मित्र राष्ट्र, एक है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में यूएसएसआर और आपका यूके, फ्रांस शामिल था, जबकि धुरी राष्ट्र में एक्सियल में था आपका जर्मनी, जापान और इटली। उनमें से हम जापान की बात करेंगे आज कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्रों में शामिल था। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देना चाहता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वो 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और इसका कारण था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत यानी सन 1945, तो मैं अगर इसको एग्जैक्ट डेट में इसको अगर कहा जाए तो इनका जो है 1945 में 1945 में यानी 2 सितंबर 1945 ईस्वी को, यानी 6 वर्षों का युद्ध चला था और ये युद्ध समाप्त हुआ था और इसमें 61 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। जापान जो है, देखिए मैं इसके बारे में और बता देना चाहता हूँ कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत शक्तिशाली हो गया था। और ये जो जापान है ये चाइना, म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत तक आ पहुंचा था। कहा जाता कि अगर हिरोशिमा और नागासाकी में बम न गिरा होता तो शायद यही जापान जो है इंडिया पर आज राज करता। जिस प्रकार जापान लंबे समय तक कोरिया जो पेनिनसुला है, हांगकांग, फिर चीन को हराया था, तो इन सब में जब राज किया था तो उसी तरह इंडिया में भी राज करता। तो बम से, यानी जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध समय में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यानी यूरेनियम 235 तथा 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन यानी प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। और ये जो बम है इसमें कहा जाता है कि लगभग 8 करोड़ लोग की जो है मारे गए थे। और ये मानवीय सभ्यता का, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा आपदा था।
इसको सबसे बड़ा आपदा, सबसे बड़ा डिजास्टर इसको जो है कंसिडर किया जाता है। तो इस प्रकार अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत जो है मित्र राष्ट्र की ओर से ही लड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध में। भारत भाग लिया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ये लड़ा था मित्र राष्ट्र की ओर से। और आगे देखिए, तो मैंने बम वाला बात बता दिया। इन बमों की वजह से जापान में बहुत भारी तबाही हुई और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया। इसके बाद जापानी अर्थव्यवस्था के विकास की शुरुआत हुई और आज जापान विश्व के मुख्य देशों में से एक है। जापान के भौगोलिक से थोड़ा बात कर लें। देखिए, जापान पूर्वी एशिया का एक देश है। क्षेत्रफल के मामले में जापान विश्व में 63 स्थान रखता है, यानी 63वें स्थान पर है क्षेत्रफल के मामले में। जनसंख्या के अनुसार इसका विश्व में 11वां स्थान है। जापान का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है और जापान विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सबसे आए दिन जो है प्रभावित होते रहते हैं जापान की राजनीतिक विशेषताएं देखिए। जापान में संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि यहाँ पर राजा भी होता है और लोकतंत्र भी। वर्तमान में जापान के राजा नारुहितो हैं। जापान का राजनीतिक मुखिया यहाँ का प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में जापान का प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, लेकिन अभी तो शिंजो आबे बदल गए हैं, अभी है योशिहिदे सुगा है। तो यहाँ की राजभाषा जापानीज है, ये सबको पता है। जापान की अर्थव्यवस्था आर्थिक विशेषताएं क्या है? जापान विश्व का सबसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी वाला देश है। जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी के अनुसार इसका विश्व में 3रा स्थान है और प्रत्येक प्रकार के उत्पादों का जापान द्वारा निर्यात किया जाता है। इतनी सारी आपदाओं से घिरा होने के बावजूद भी जापान विकास के क्षेत्र में अन्य देशों से कहीं आगे है। जापान की सैनिक विशेषताएं बात कर लें, जैसे मैंने रूस का बात किया तो जापान की भी बात कर लेते हैं कि जापान की सेना विश्व की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है। सेना पर किए जाने वाले खर्चे के अनुसार विश्व में जापान का 4था स्थान है और अमेरिका पहला स्थान में आता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। उच्च गुणवत्ता की प्रौद्योगिकी जापान सेना की मुख्य विशेषताएं हैं और सैन्य ताकत के मामले में जापान विश्व के कुछ सबसे बड़े देशों में से एक है। हर क्षेत्र की तरह सैन्य ताकत में भी जापान विश्व के बड़े बड़े देशों के बीच स्थित हमेशा रहता है। भारत देखिए, भारत का शुरुआती दौर सबको जानते हैं हम लोग को कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ और ब्रिटिश भारत, यहाँ ब्रिटिश भारत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 के पहले तक भारत में ब्रिटिशों का ही अधिकार था, जिससे इसको ब्रिटिश भारत कहा जाता है। और ब्रिटिश भारत मुख्य रूप से 2 देशों में बंट गया था और दोनों देश का आपको नाम पता है, भारत और पाकिस्तान। जो हिस्सा भारत के क्षेत्र में आया उसमें भी 2 अलग अलग हिस्से थे, पहला था भारत, दूसरे थे देसी रजवाड़े। आज़ाद होने के साथ ही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल करना। समय के साथ लगभग सभी देसी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए और इस तरह से भारत का निर्माण हो गया। देखिए, पंचशील समझौता क्या देखिए कि 1954 में भारत और चीन के बीच, किसके बीच? भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता किया गया और इस समझौते में 5 सिद्धांत रखे गए थे। 5 सिद्धांत क्या क्या देखिए कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, परस्पर अन्यायक्रम नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समान और परस्पर लाभकारी संबंध रखेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी रहेगा। ये पंचशील समझौता का नियम था जो भारत और चीन ने 1954 में एक दूसरे से किए थे, वादे किए थे। तिब्बत की समस्या देखिए कि तिब्बत भारत और चीन के बीच स्थित एक छोटा सा कंट्री है, देश है, और चीन शुरू से ही तिब्बत पर अपना अधिकार जताता हुआ आया है, पर भारत का मानना है इससे ठीक उल्टा था। 24 अप्रैल 1954 की बात है को इस समय क्या होता है, कुछ शर्तों के साथ भारत ने तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया और चीन ने वादा किया कि तिब्बत को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। चीन जानते हैं शुरू से ही पाकिस्तान का नियत रखता है। तिब्बत में चीन के शासन के विरोध में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह को चीन के सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। स्थिति खराब होते हुए देख तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने 1959 में भारत से शरण मांगी और भारत ने दलाई लामा को शरण दी। क्वेश्चन आएगा, भारत में दलाई लामा कहाँ रहता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में रहता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है, 2 राजधानियाँ हैं, एक है आपका जाके धर्मशाला और एक है शिमला।
तो धर्मशाला में ही जो है मैक्लियाडगंज में ये रहते हैं, मैक्लियाडगंज में, याद रखिएगा। तो इस कदम को चीन ने इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया और इस कदम का कड़ा विरोध भी किया था। तो भारत और चीन सीमा विवाद क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र को लेकर था। भारत ने चीन के हिस्सों पर अपना अधिकार जताया और भारत ने कहा कि ये मामला अंग्रेजों के समय सुलझाया जा चुका है, पर चीन ने इस बात से इनकार कर दिया। अभी हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर एक गांव ही बसा दिया है। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई के चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और वहां सड़क बनानी भी शुरू कर दी। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई के चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और वहां सड़क बनानी भी शुरू कर दी। हमारे देश के नेताओं के बीच काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, पर समस्या सुलझाई ना जा सकी। कई बार दोनों देशों की सेना के बीच झड़प भी हुई, पर कोई समाधान नहीं निकला। तो पंचशील समझौते के अनुसार, पंचशील समझौता और चीन पर भरोसे के कारण नेहरू को कभी लगा ही नहीं कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है। हालांकि हिंदी चीनी भाई भाई ये नेहरू जी सुन के आए थे, लेकिन चीनियों का कुछ और ही कहना था। चीनी का कहना था हिंदी चीनी बाय बाय, लेकिन नेहरू सुन लिए थे भाई भाई। इसी गलतफहमी कारण 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और 1962 में यानी 1962 में चीन ने भारत पर हमला तो किया। अचानक देखिए, तो 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और अचानक हुए इस हमले के कारण भारत को तैयारी का कोई मौका नहीं मिला और चीनी सेना भारत में काफ़ी अंदर तक आ गई और अंत में चीन द्वारा अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। तो युद्ध के परिणाम क्या आया? सबसे पहले भारत हार गया। भारतीय विदेश नीति की आलोचना की गई। कई बड़े सैनिक कमांडर ने इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्री उस समय थे वी.के. कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल ही छोड़ दिया। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र लाया गया। भारत में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया और नेहरू की छवि को नुकसान हुआ। ये इनके जो नेगेटिव रिजल्ट निकले थे। फिर आता है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। कश्मीर विवाद देखिए 1947 में होता है कि आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध का कारण था कश्मीर। इस युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसे भारत का POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, यानी कहे जाते हैं, और पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कहता है। तो फिर होता है 1965 में जल विवाद होता है, यानी नदी जल का, सिंधु जल का। 1962 में चीन युद्ध के बाद भारत की समस्याएं समाप्त नहीं हुई। 1965 में जल विभाजन की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया और अंत में भारत ने पाकिस्तान को बड़े आराम से हरा दिया। फिर होता है बांग्लादेश 1971 में कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया और यह युद्ध भारत की जीत, पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी और एक नए देश बांग्लादेश के निर्माण के साथ ही खत्म हो गया। फिर आता कारगिल का युद्ध 1999 में। तो 1999 में भारत पाकिस्तान द्वारा कारगिल क्षेत्र में सेना तैनात करने और घुसपैठ करने के कारण हुआ था। घुसपैठियों को बाहर निकलने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और 60 दिन लंबे चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से ढेर कर दिया। उसके भारत की भौगोलिक स्थिति देखिए कि भारत दक्षिण एशिया का एक विकासशील देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से यह घिरा हुआ है। विश्व में सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नताएं यानी बायोडाइवर्सिटी यहीं पर है। भारत की राजनीतिक विशेषताएं देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, संसदीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली और वर्तमान प्रधानमंत्री जानते ही हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी है और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी है। भारत की आर्थिक विशेषताएं क्या देखिए कि आज़ादी के बाद भारत ने मिश्रित विकास के मॉडल को अपनाया, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र को बराबर का महत्व दिया गया। 1947 से लेकर 1991 तक भारत की वृद्धि दर सामान्य रही और 1991 में भारत ने बड़े आर्थिक बदलाव कर LPG को अपनाया। LPG मीन्स लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यही से भारत के विकास को बल मिला और 1991 के बाद भारत के विकास की गति में तेजी आई। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक देश भी हमारा प्यारा भारत ही है। और अंत में आता है
भारत की सैन्य विशेषताएं बताऊं, हो सकता है क्या? सैन्य क्षमता के अनुसार भारत विश्व के प्रथम 5 देशों में आता है। सैनिकों की संख्या के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो यूएसए जो है अपने जीडीपी का 3.7% सेना पर खर्च करता है। चाइना की बात करूं तो अपने जीडीपी का 1.7% सेना पर खर्च करता है। उस तरह इंडिया जो अपने जीडीपी का 2.9% खर्चा करता है सेना पर। और यूएसए जो है का, अगर मैं रुपया में बात करूं डॉलर में, तो 732 बिलियन डॉलर यूएसए खर्च करता है। चूंकि भारत का जीडीपी से 10 गुना बड़ा है चाइना की जीडीपी, तो चाइना जो 261 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने सेना पर, वही इंडिया 71 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने सेना पर, और रशिया 61.7 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने सैनिकों पर। तो सैनिक क्षमता के अनुसार भारत विश्व के प्रथम 5 देशों में आता है। और 5 देश बता दिया मैंने, यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, जापान। तो परमाणु हथियार संपन्न देश है भारत। यूएनओ की शांति सेना में योगदान दिया है इसने। ये अभी 2021 में जो है परमानेंट मेंबर भी बने हैं, परमानेंट नहीं, सहायक में सदस्य में बने हुए हैं। और उच्च गुणवत्ता के हथियार और प्रशिक्षित सैनिक भारतीय सेना की मुख्य विशेषता हैं। तो ये है आज का लेसन 4, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, आज समाप्त होती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको जो है एक अच्छा वीडियो मिल सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास और भी अच्छा वीडियो मिल सके।